हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। वन शॉट रिवीजन कर रहे थे हम। उस वन शॉट रिवीजन के अंदर हमारा ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के साथ। अगर वीडियो पे नए हो, पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप कह सकते हो। फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, उसी के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जब किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जो पाथ शो करता है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिस पे चार्ज Q है, और इस लाइन पे कोई मैंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसकी तो इस पर वर्क नहीं करेगी, ये सोर्स चार्ज की इस पर वर्क करेगी। तो किस टाइप से बनेगा? ये बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। जैसे अगर सिमिलर एक जगह पे मैं कोई पॉइंट मान लूं, तो मैं उन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो एक सर्कल सा नजर आएगा, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ फैल रहा है, ऐसे करके बाहर की तरफ फैल रहा है। तो जब बाहर की तरफ फैलता है तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। दूसरा, मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है और कोई पॉजिटिव चार्ज रख रखा है इधर, तो वो क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कोई इस तरफ रखा हुआ है तो वो क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बनाऊंगा तो हर जगह से इस पर क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं किसी पॉइंट को मान के, बच्चों, किसी पॉइंट को मान के सर्कल ड्रॉ करूं, तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। रेडियली इनवर्ड हुआ क्या? किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैंने किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो वो जो सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वजह से ये जो टेस्ट चार्ज होगा, ये जो पाथ फॉलो करेगा, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं, द पाथ followed by a test charge, the path followed by a test charge when placed in electric field of a source charge। किसी सोर्स चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो वो जो पाथ शो करता है, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आ गया ना? चलो 1 2 3 देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए डाइपोल रख दिया हमने। क्या रख दिया? डाइपोल। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मतलब मान लीजिए अगर मैंने कोई यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो वो इसकी तरफ क्या करेगा? धक्का लगाएगा उस तरफ, और ये माइनस चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस टाइप का एक डायग्राम आपके सामने बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके कुछ बन जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? इसकी तरफ टर्मिनेट हो रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां से जनरेट हो रही होंगी। ये माइनस है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी
क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप क्या होता है? क्लोज्ड लूप ये होता है, क्लोज लूप ये होता है, यहां से चले, इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, और फिर वहीं टर्मिनेट हो गए। मतलब जहां से इनिशिएट हुए वहीं पर टर्मिनेट भी हो गए। क्या बोला मैंने बोला जहां से इनिशिएट हुए वहां पर टर्मिनेट भी हो गए। यहां से शुरू हुई थी गाड़ी और वापस यहीं पे आके खत्म हो गई। लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है, यहां से प्लस से शुरू है और माइनस पे खत्म हो गए, माइनस से शुरू होंगे प्लस पे खत्म नहीं होंगे। तो डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है, मान लीजिए। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। मान लीजिए दो लाइक चार्जेस रख दिए, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो एक माइनस चार्ज रख दिया और एक माइनस चार्ज रख दिया, तो ये इसकी रिपेल करेगी। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी टर्मिनेट होगी, मतलब इस पर आके सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे करके टर्मिनेट होंगी, ऐसे। और इस पर भी आके टर्मिनेट होंगी। अगर आप इसको माइनस चार्ज कंसीडर ना करें, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस चीज को, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, एक दूसरे की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती वहां पे। तो क्या होगा? ये ऐसे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो लाइक चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगी? आपस के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझ लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी? सबसे पहली चीज, अभी आपने देखा मैं अगर ऐसे बना रहा था डायग्राम तो बीच में से कहीं कट नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये क्या होता है? ये कंटिन्यूस प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूस होती हैं, लगातार चलने वाली। तो पहली प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूअस, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ प्रॉपर्टी टू फ्लो कंटिन्यूस फ्लो करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। अब मुझे डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो मैं क्या करूंगा? इस पर एक टेंजेंट बना दूंगा किसी भी पॉइंट पर। अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट जब बनेगी तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या करेगा? वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे? तो ये लिख लेते हैं क्या कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is can be identify हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय मेकिंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जहां पर हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि उसका डायरेक्शन किधर है, उस पॉइंट पर क्या बना देंगे? टेंजेंट बना देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे था और इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, तो मुझे पता है इस तरीके से फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ जाएगी? आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट कर देंगी, मान लीजिए ये इधर है और ये इधर है, तो इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड की
दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती किसी पॉइंट पर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, वो रिपेल करके निकल जाएंगे। अभी बताया ना मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया, वो मिलेंगी ही नहीं, निकल जाएंगी, वो मिलेंगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स, कहां पर टर्मिनेट्स करेंगे? एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएंगे? ये टर्मिनेट कर जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, भाई पॉजिटिव चार्ज वाला पढ़ लिया, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर पढ़ लिया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आइडेंटिफाई पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2 है, और ऐसे बनाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 है। तो सवाल यह है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के अंदर से बड़ी कौन है? तो हमें क्या देखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, आप इनको मेजर कीजिए। मेजर इन द सेंस ऐसे स्केल लेके नापने नहीं लग जाना। चक्कर क्या है कि आप देखिए इसको कि कौन ज्यादा पास है, जिसकी रिलेटिव स्पेसिंग कम होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से ज्यादा स्ट्रांग है। तो रिलेटिव स्पेसिंग between electric field lines gives the information about electric field strength, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब अगला पॉइंट, कोई चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नेगेटिव है, तो ऐसे आपने देखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, यूं, ठीक है। देखो जब ये साइड बाय साइड होती हैं तो ये एक्सपेंड कर जाती हैं, खुल जाती हैं, लेकिन जब ये एजेस पर आ जाती हैं, अपने चार्जेस पर आ जाती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि साइड बाय साइड तो क्या होती है, ये एक्सपेंड करती है, मतलब साइड में क्या करती है, ये एक्सपेंड करती है, और यहां पर जहां से ओरिजिनेट हो रही है और जहां पर ये टर्मिनेट हो रही है वहां पर क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो एक प्रॉपर्टी वापस से देखिए, याद कराइए जरा, मुझे बताइए आप, पहली कंटिन्यूस थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद पॉजिटिव से जनरेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। उसके बाद रिलेटिव स्पेसिंग से हम देख सकते हैं कि उनके बीच में कौन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद 6 क्या है कि एजेस पर या एंड्स पर तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बीच में क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मूव करते हैं हमारे अगले और मेजर टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका गॉस। सबसे पहली चीज फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर फ्लक्स के बाद हम पढ़ेंगे गॉस साहब के कुछ एप्लीकेशंस, उनकी थ्योरम क्या कहती है। तो पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि फ्लक्स क्या होता है ना। भूमिका बांधेंगे, पहले फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गॉस। तो ये खत्म कर देंगे आज। कॉपी करिए साहब। बच्चों कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई दरवाजा है और उस दरवाजे के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना, ये फ्लक्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, देखो यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये कोई सर्कल है, 2D सर्कल है, ऐसे ऐसे रख रखा है मैंने। तो जब ऐसे रख रखा है आपको तो एक लाइन नजर आएगी, लेकिन जब उसको देखेंगे असल में तो ऐसा रखा हुआ है ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हो, वो भी कैसे, नॉर्मली पास हो। कैसे पास हो? नॉर्मली। तो जब वो नॉर्मली पास होंगी, वो जो चीज होती है इसी को फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी कोई एरिया दे रखा है और उसके अंदर से एयर पास हो रही है। घर के अंदर होता है ना, कोई दरवाजा दे रखा है, उस दरवाजे के अंदर से एयर पास हो रही है, तो एयर फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? कितनी एयर पास हुई उस एरिया में से, वो भी नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे। तो कैसे लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आर पासिंग, कैसे पास हो रही हैं? नॉर्मली टू द सरफेस, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज the total electric field line field lines passing through a surface, किसी सरफेस के अंदर से पास हो रही हैं, लेकिन कैसे? नॉर्मली। नॉर्मली is called फ्लक्स। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल देते हैं, फ्लक्स भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। वाटर फ्लक्स का मतलब क्या है? किसी एरिया में से वाटर पास हो रहा है। एयर फ्लक्स का मतलब क्या है? किसी एरिया के अंदर से एयर पास हो रहा है ना? इसी को फ्लक्स बोलते हैं। समझे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब ये फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज, मान लीजिए कोई एरिया, इस एरिया वेक्टर, अगर ये सर्कल ऐसे करके रखा है मैंने, ऐसे, तो आप इसको देखोगे ऐसे, ठीक? समझ में आ रहा है ना? अब इसका एरिया वेक्टर का मतलब इसका मुंह एरिया का, इसके एरिया का मुंह इस तरफ है 90 डिग्री पे। किस तरफ है? 90 डिग्री पे। तो इस सर्कल के एरिया वेक्टर जा रहा है इस तरीके से, एरिया वेक्टर उस तरफ का मुंह है। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से जा रही है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो दोनों का सेम डायरेक्शन अगर मैं निकालूंगा, तो ये वाला जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो आएगा ई साइन थीटा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वाला डायरेक्शन आएगा ई कॉस थीटा। आएगा नहीं आएगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्लक्स कहता है कि ई कॉस थीटा ए, तो मैं लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा। अगर मैं लिखूं तो ई डॉट ए, मतलब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। समझ में आया? अब समझने की बात यह है कि बेटा ये जो फ्लक्स है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन, अगर इसकी डायमेंशन आप निकालेंगे बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए टी और एल की पावर 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो बस लिख दीजिए अब आप इसकी डायमेंशन, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये क्या हो गई बेटा? इसकी डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये सबसे आसान तरीका है बेटा फ्लक्स समझने का। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, वो भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, आई गारंटी। कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के साथ। भैया गॉस थ्योरम आ गई। अब ये गॉस थ्योरम क्या है, बच्चों को बहुत डरावनी लगती है। क्या होता है? कुछ भी नहीं है, अभी 1 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। देखो, गॉस साहब ने कहा था, अच्छा पहली चीज माइंड में ये बात ध्यान रखो कि ये जो गॉस थ्योरम होती है वैलिड होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया। किसके लिए वैलिड है ये? क्लोज्ड सरफेस एरिया। अब वो एरिया कुछ भी हो सकता है। हम ये मान लेते हैं कि वो एरिया किसी सर्कल की फॉर्म के अंदर है, जिसकी रेडियस कितनी है भाई? r, और जिस पे चार्ज रखा हुआ है q।
ठीक है। गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। क्या मतलब, देखो डेफिनेशन लिखो, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जो इसमें से टोटल फ्लक्स बाहर आएगा ना, जो इसमें से टोटल फ्लक्स बाहर आएगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, इज वो क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके, ऑफ द चार्ज ऑफ द टोटल चार्ज्ड enclosed by the surface. It is very easy to understand. इसका प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको और चीज पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप लोगों ने पढ़ रखा है, रिवाइज कराना है। मान लीजिए एक सर्कल होता है, मान लीजिए कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है। इस सर्कल का एरिया वेक्टर इस तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर, इस एरिया का ऐसे समझिए, क्लास 10th के अंदर हमने समझा था कि कोई रेडियस अगर मैं इससे बाहर निकालूं तो ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है हर पॉइंट पे। तो कितनी बन सकती है, कितने पॉइंट है इस पे, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट बार निकल सकती है और हर पॉइंट पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये बेटा, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री, ऊपर की डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री, इस डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री, और इस डायरेक्शन में भी अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एरिया वेक्टर निकलेगा। अब चार्ज जो होता है ना, किसी चार्ज में से मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन यही होगी, मतलब सेम होगी। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, थीटा क्या था, थीटा क्या कंसीडर किया था, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा हमने यही तो माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल ही तो माना था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पर थीटा कितना है साहब, 0, और कॉस 0 कितना होता है, बताओ भाई, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो फ्लक्स अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लक्स होता है EA कॉस थीटा, यही होता है फ्लक्स। थीटा कॉस 0 कितना रख दिया, 1, तो ये कितना आ गया, EA आ गया। अब किसी पॉइंट जिस पे मैं टेस्ट चार्ज Q0 रख देता हूं, कितना रख देता हूं, Q0, उससे मैं इसकी क्या नापता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नापता हूं, और उस चार्ज की रेडियस बराबर कर देता हूं सरफेस के। तो वो क्या आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी KQ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और एरिया क्या हो जाता है इसका, स्फेयर का एरिया क्या हो जाता है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, K की वैल्यू पुट करो बच्चों, 1/4πε0 Q अपॉन r² इंटू 4πr², r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, आंसर आए Q अपॉन ε0। फ्लक्स साहब ने कितनी क्या बोलते हैं, गॉस साहब ने कितनी आसानी से ये फ्लक्स दे दिया हमें कि भाई टोटल चार्ज पकड़ो, उसको ε0 से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ गया। और हमने प्रूव भी कर दिया कि ये होता है फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है Q अपॉन ε0, ये होता है। चार्ज, जो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड बाय, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, फ्लक्स आ जाएगा। ये उन्होंने कहा था, समझ में आया, इसको एब्जॉर्ब करो, लिखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपको दे देता हूं यहां पर, मुझे बताइए, एक चार्ज रख रखा है +Q और दूसरा चार्ज रख रखा है -Q, इनके बीच की डिस्टेंस r है, इसका फ्लक्स कितना होगा, ये करिए, मैं बताता हूं आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस। कॉपी करो बेटा। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक,
गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? गॉसियन सरफेस एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, हम मानते हैं कि उसके अंदर पूरा चार्ज हमने क्या कर लिया है? एनक्लोज्ड कर लिया है। क्या होता है गॉसियन सरफेस? एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस होता है जो हम मानते हैं। गॉस साहब मानते थे, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज अ हाइपोथेटिकल, इट इज अ हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी होता है, आप इमेजिनरी भी लिख सकते हो इसको, हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, हम मानते हैं, इन विच द चार्ज एनक्लोज्ड, पूरा चार्ज क्या कर देते हैं हम? एनक्लोज कर देते हैं, ठीक, एनक्लोज कर देते हैं सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब होता है बराबर से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं इसके, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला है पॉइंट चार्ज। मैंने आपसे बोला कि कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। तो मैं क्या करता हूं? एक सर्कल मान लेता हूं, एक स्फीयर मान लेता हूं, एक क्या मान लेता हूं? स्फीयर मान लेता हूं, और बोलता हूं कि उस स्फीयर के अंदर से इसकी सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो मैं इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा वो मैं कर सकता हूं इजीली। तो मैं क्या कंसीडर करता हूं? एक स्फेरिकल, मैं क्या कंसीडर करता हूं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो बाहर निकलेंगी, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं एक स्फीयर। तो इसकी जो गॉसियन सरफेस होती है पॉइंट चार्ज की, वो गॉसियन सरफेस कैसी होती है? वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होती है। दूसरी चीज, मान लीजिए मेरे पास कोई लाइन चार्ज है। क्या है? लाइन चार्ज। जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर बताया था ना मैंने कुछ ऐसा, वेवलेट्स बताए थे। तो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, अगर पॉइंट सोर्स होता है तो कैसा निकलता है? कि स्फेरिकल वेवलेट्स बनती है। और अगर कोई लाइन सोर्स है मेरे पास, बताया था ना, तो उससे कैसी वेवलेट्स बनती हैं? सिलेंड्रिकल। इसके अंदर भी वैसा ही है, हर तरफ इस लाइन के, इस लाइन पर जो पूरा चार्ज है उसमें हर डायरेक्शन में क्या कर निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन पे एक सिलेंडर बना दूंगा, इमेजिनरी सिलेंडर, और वो इमेजिनरी सिलेंडर क्या करेगा? इस पूरे के लाइन चार्ज को क्या कर लेगा? अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं, तो इसकी गॉसियन सरफेस कैसी हो गई? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गई। थर्ड पॉइंट में आपसे ये कहता हूं, मान लीजिए 2 पॉइंट है मेरे पास, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम भी कह सकते हो, या 2 पॉइंट चार्जेस भी है मेरे पास। तो मैं ऐसा कहता हूं कि एक चार्ज तो मैंने यहां पर रख लिया और दूसरा चार्ज मैंने यहां पर रख लिया। अब इन दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, या फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं लेके कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूं, क्योंकि इससे तो डाइपोल बन जाएगा ये, और डाइपोल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे ये। मैं कोई 2 पॉइंट चार्जेस ले लेता हूं। अब इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर डायरेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? इसके अराउंड एक सिलेंडर कंसीडर कर लूंगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस के भी अराउंड अगर गॉसियन सरफेस हम लेते हैं तो वो गॉसियन सरफेस बेटा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होती है। ठीक है ना बच्चों? सिलेंड्रिकल गॉसियन वो सरफेस होती है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक लाइन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस वायर के अलॉन्ग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम ये गॉसियन सरफेस की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 3 या 4 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से, और वो हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जेई वालों को और नीट वालों को थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन पढ़ानी पड़ती है, इसलिए अपने कोर्स में 3 है, अपन 3 पढ़ेंगे। करो, चलिए देखिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर दे रखा है, लॉन्ग वायर, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें निकालनी है।
कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोई लॉन्ग वायर है, इसके अराउंड कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग वायर के अराउंड जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करते हैं वो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए। तो सिलेंड्रिकल हमने कंसिडर किया, सिलेंड्रिकल कंसिडर कर दिया। सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस? 3 सरफेस। एक सरफेस तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक सरफेस ये वाला सर्कल होता है और एक सरफेस ये वाला सर्कल होता है। तो मैंने इसको 3 सरफेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। मैंने बोला S1, S2 और S3। ठीक, मैंने क्या बोला? S1, S2 और S3। अब कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ L मानी, ये पूरी लेंथ इसकी L है और इसकी रेडियस स्मॉल r मानी। मैंने क्या करा? कंसिडर इसकी लेंथ L मानी और इसकी रेडियस स्मॉल r मानी। अब ये कोई कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा। अगर कोई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है? एक टाइप का सर्कल ही है ये, रिंग के ऊपर रिंग रिंग रिंग। मतलब रोटेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रिंग ले लीजिए, उसके नीचे कंटिन्यूस रिंग लगा दीजिए। जैसे चूड़ी होती है ना, तो चूड़ियाँ होती है घर में, मम्मी वगैरह इन सब की चूड़ियाँ होती है, तो चूड़ियाँ क्या कीजिए, वो आप कंटिन्यूस के अंदर लगा दीजिए तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। तो वो सर्कल ही होता है एक तरीके से, उनका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, हर डायरेक्शन के अंदर उनका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। और इसके अलॉन्ग ये जो वायर आपको दिख रहा है, इसके अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी बाहर की तरफ है। तो तीनों सरफेस एरिया का फ्लक्स लिख लेते हैं। सो जो टोटल फ्लक्स होता है, वो जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फ्लक्स 1 मतलब एरिया 1 में कितना फ्लक्स है, प्लस फ्लक्स 2 के एरिया 2 में कितना है, और फ्लक्स 3 के थर्ड वाले एरिया में कितना है। तो फ्लक्स 1 कैलकुलेट कर लेते हैं हम इंडिविजुअल फ्लक्स 1। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, एरिया वेक्टर अप डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? थीटा अगर 90 डिग्री है बच्चों तो कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। तो फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली फ्लक्स 2 भी कितना हो जाएगा? 0। अब बात करते हैं फ्लक्स 3 की। तो यहां पर जो थीटा है बेटा वो कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के डायरेक्शन के अंदर और एरिया वेक्टर भी बाहर के डायरेक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा? cos 0 = 1 होता है। तो यहां पर आ जाएगा EA। इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें निकालनी है। एरिया अगर मैं लिखूं, अगर इस पूरे का एरिया लिखता हूं तो क्या होता है? 2πRh होता है। क्या होता है एरिया? 2πRh। यहां पर h किसके बराबर है? h बराबर है L के बराबर। इस पूरे सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L, यानी हाइट कितनी है? L। तो यहां क्या हो जाएगा? E 2πRL बिकॉज h = L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फाई टोटल क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सो इट वुड बी फाई टोटल = E.2πRh। इसको ना मान के हम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन को कहते हैं। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं कि गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। ठीक, अगर ये बराबर होता है तो यहां चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है और उसको बोलते हैं लैम्डा। तो चार्ज यहां से क्या हो जाएगा? लैम्डा L। क्या हो जाएगा? लैम्डा L। तो मैं चार्ज रख सकता हूं इसकी जगह, क्या रखूंगा? फाई = लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर जैसे ही मैंने 2 कंसिडर किया तो अब क्या करूंगा मैं? अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा, क्योंकि ये भी फाई के बराबर है टोटल और ये भी टोटल फाई के बराबर है, यानी फ्लक्स और फ्लक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 = इक्वेशन नंबर 2। सो E.2πRL = लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपकी लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लो जी, ऐसे होता है सॉल्व सवाल। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आया? अच्छा, इसको एब्जॉर्ब करें, इसको देखें, समझें, कॉपी करें। इसको आगे बढ़ते हैं। एक प्लेट के द्वारा या इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेट। ठीक है, और वो भी कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। कॉपी करो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग प्लेन शीट। ये कोई प्लेन शीट है
और इस प्लेन शीट के ऊपर मान लीजिए सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इधर से देखिए इस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेगा, ठीक, और इस डायरेक्शन के अंदर भी पॉजिटिव क्या करेगा, फील्ड निकलेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर किसी सरफेस एरिया ए का एक सिलेंडर डाल दूंगा। इमेजिन कर लिया मैंने कि भाई ये सिलेंडर है और इस सब को भूल के मैं सिर्फ इतना सा एरिया निकाल के और फिर देख लूंगा कि कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो वो करेंगे। तो वापस से पहले जैसे ये सरफेस एरिया 1, ये सरफेस एरिया 2 और ये सरफेस एरिया 3। अब आप देखिए मैंने बनाया भी है कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये निकली बाहर, पीछे की तरफ भी निकली क्योंकि दोनों प्लेटों के साइड क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इनके आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लस चार्ज है तो इधर से भी बाहर उधर से भी बाहर। तो फ्लक्स अगर मैं लिखना चाहूं टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कैसे होगा, वो सारी चीजें जो मैंने अभी पहले लिखवाई थी ना, कंसिडर अ थिन प्लेट शीट, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ विच इज 2r, इधर r होगी इधर r होगी, इसका सरफेस एरिया a होगा, ठीक। अब वो सारी चीजें नहीं लिखेंगे बार बार, अब वो आपको समझने की इतनी तो बुद्धि है भाई। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स बाय जनरेटेड बाय सरफेस एरिया 1, फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस एरिया 2, फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस एरिया 3। अब देखिए सरफेस एरिया 1, ये 1, इलेक्ट्रिकल फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया भी उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी, तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1 कितना आ गया, ई ए। इसी तरीके से फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस 2 भी कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0। अब अगर एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, ई ए, ये फ्लक्स बाय 2 आ गया। अब बात करते हैं फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस एरिया 3, ई ए कॉस थीटा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सरफेस एरिया ऊपर 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल फील्ड उस डायरेक्शन में है। अब ये सिलेंडर है तो एरिया इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एक ये एरिया है बेटा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। एक ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे करके यूं चलाऊंगा इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पे, अगर मैं ऐसे करके टर्न भी कराऊंगा ना, तो भी कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है बेटा, थीटा है आपका 90 डिग्री। कितना है साहब, 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, बच्चे को पता है, कॉस 90 0 होता है। तो फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस एरिया 3 कितना हो जाएगा, 0। अब फ्लक्स टोटल कर लेंगे साहब, फ्लक्स टोटल किया तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ये हमने लिख ली थी एक बार लाइन, तो इसको हटा देंगे, मतलब समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो गॉस थ्योरम कहते हैं साहब, ये जो गॉस भाई साहब थे, ये जो गॉस थ्योरम कहते वो कहते थे कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चार्ज कितना था साहब, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी Q अपॉन एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं चार्ज की वैल्यू सिग्मा एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। अब दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट 1 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, यहां पर होगा 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट आ गई आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक। अब हाँ, इनके ग्राफ बनवाऊंगा, लास्ट में पहुंच जाएंगे, फटाफट से ग्राफ बनवा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। उनके रिजल्ट्स लिख के उनके ग्राफ बन जाएंगे। चलो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, एक होलो स्फीयर ले लेते हैं, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, उसका कर लेते हैं और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। करो। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर।
एक स्फेरिकल स्फेयर है, या फिर हम कह सकते हैं कि होलो स्फेरिक है, सॉरी, ओके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, या फिर उसको होलोस्फेयर भी हम कह सकते हैं। होलोस्फेयर कहेंगे, इसका मतलब ये खोखला है अंदर से और मेटल का है। तो पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलोस्फेयर, ये जो स्फेयर होता है ये खोखला है अंदर से, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर एक चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू। क्या दे दिया चार्ज? कैपिटल क्यू। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी सरफेस पे, अंदर कुछ नहीं रहता। इसका मतलब अंदर चार्ज कितना है? जीरो। अंदर चार्ज जीरो है, तो जहां चार्ज ही नहीं है वहां उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं होगी। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है? जीरो। क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सरफेस पर कंडक्टर के। सो चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी? जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी स्फेयर होलोस्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? क्योंकि वहां चार्ज ही नहीं होता। चार्ज कहां होता है? उसकी सरफेस पे होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब वही सारी चीजें करनी है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया भी उस डायरेक्शन में। सो थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। सो कॉस जीरो कितना हो जाता है? 1। तो यहां से आएगा ई ए, कितना आएगा? ई ए। ये फ्लक्स आ गया। एरिया कितना है भाई? रेडियस मतलब पॉइंट मैंने ये माना इसके सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर है, तो किसी स्फेयर अगर मैं मानूंगा तो वो हो जाएगा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स आ गया। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर फ्लक्स आपको निकालना है तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय, पूरा चार्ज किसी सरफेस के अंदर है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को बराबर कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई इधर चला जाएगा तो आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास बाहर के लिए, ये आपके पास आ गई। किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आ गई। मान लीजिए ये बात अगर यहां पर मैं रोक दूं तो बात समाप्त नहीं होती। अगर मैं इसको एक पॉइंट आगे ले जाऊं, मैं आपसे बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, मतलब क्या है? ये जो R है ये किसके बराबर है? ये कैपिटल R के बराबर है। मतलब ये जो पॉइंट है खींच के मैं कहां पर लेके आ गया? यहां पर। तो स्मॉल r के लिए, मतलब अगर आउटसाइड के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर जहां पर स्मॉल r लिख रहा है वहां पर कैपिटल R रख के देखिए, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। समझ में आया? देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यहां पर भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब सरफेस से और किसी भी पॉइंट बाहर तक चले जाएंगे आप तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसी बात पर हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ के बाद खत्म कर देते हैं। ठीक है, लिखो। सो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को इस टॉपिक के बाद खत्म करते हैं। चलिए ग्राफ देख रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर एक एक्सिस पे मैं आर बनाऊं यानी डिस्टेंस बनाऊं और एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, तो
क्या कहना चाह रहा है ये रिलेशन? ये कह रहा है कि अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आर कम होगा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, उसका फॉर्मूला लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तो आर है ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप चलती चली जाएगी, कोई डिस्टेंस पे रिलेशन है ही नहीं, ना बढ़ेगी ना कम होगी। इसमें 3 केस आते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर मैं देखूं तो कितना होता है? 0, वैल्यू है ही नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये भी वही चीज है, आर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं तीसरी चीज देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मैंने ऐसा नहीं है, इसका मैं एक ही बना देता हूं, एक ही बना देता हूं। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और इसका जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है बेटा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसका क्या रिलेशन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका भी रिलेशन बिल्कुल सेम, 1/r स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये कोई मैंने स्फीयर बना दिया, स्फीयर का ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये डिस्टेंस है। तो यहां तक तो क्या हो जाएगा बच्चे? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई डिपेंड नहीं है, स्ट्रेट, नो डिपेंडेंसी। लेकिन उसके बाद क्या है? एकदम गिरेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ये गिर जाएगी। ये होता है, ये कोई स्फीयर है और ये ऐसे फॉलो करती है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो यार, ये शेयर और कमेंट करते हो ना, इसी से मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है पढ़ाने के अंदर। आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और इसको कॉपी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम पढ़ेंगे एक लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और उसके अंदर पूरा पोटेंशियल खत्म कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरा सेकंड चैप्टर निपटा दूं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगेंगे उसके अंदर। तो मैं सोचता हूं कि एक वीडियो के अंदर पोटेंशियल खत्म कर दें, एक वीडियो में कैपेसिटेंस खत्म कर दें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं पोटेंशियल की वीडियो लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, कमेंट करके बताओ मुझे। थैंक यू वेरी मच।